Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी students Textbook Super Coaching platform पर नए हैं और अपने आने वाले टाइम्स में UGC NET सेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं तैयारी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे. साथ ही साथ लर्नर्स मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए. आपको क्लासेस की टाइमिंग्स, क्लासेस के सेशंस के पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बार टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में पूछा जाता है. कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. आज हम इस सेशन के बाद आई मेक श्योर कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और इसमें कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सुपरफिशियली इस कंसेप्ट को समझते हैं और हम कंफ्यूज होकर गलत आंसर्स पिक कर लेते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. But before we start, I would request all of you to like, share and subscribe to our channel. सेशन को like जरूर से कर दीजिएगा as a mark of your attendance. So सबसे पहले तो ये समझना है कि ये कहाँ टर्म्स यूज होते हैं. सो लर्नर्स, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कई बार यू विल कम अक्रॉस ये टर्म्स कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. सो लर्निंग से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट कवर किए जाते हैं. क्लासरूम इंटरेक्शन में इनकी बात होती है, इवैल्यूएशन में इसकी बात होती है. तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो हमें इसका कोर मीनिंग पता होना चाहिए. सो क्या होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग में और क्या होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग. तो पहले आप वर्ड से समझ लीजिए कि डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब अलग अलग दिशा में जाना. कन्वर्ज मतलब सभी दिशा से वापस एक जगह पे आना. तो जब भी हम कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक क्लासरूम है, वहां हमने एक रैंडम क्वेश्चन पूछा कि क्या थीम होनी चाहिए हमारे एनुअल फंक्शन की, ठीक है, या क्या थीम होनी चाहिए इस बार के 15 अगस्त में जो हमारा प्रोग्राम होगा या 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होगा उसमें हम किस थीम पे काम करेंगे, राइट. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता होगा तो देयर मस्ट बी मेनी आइडियाज डिपेंडिंग अपॉन द पीपल. जितने लोग उतनी बातें, है ना, तो उतने आइडियाज निकल के आते हैं. तो जब हम एक क्वेश्चन रखते हैं तो उसके बहुत सारे आइडियाज जो आते हैं, ये होता है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग. क्योंकि हर किसी का सोचने का नजरिया अलग होता है, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, अपनी जिन चीजों को वो वैल्यू देता है उनको ध्यान में रख के सोचता है. तो क्वेश्चन पूछने के बाद हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ रुख करते हैं. वहीं अगर बहुत सारे फैक्ट्स है, सबने कुछ कहा और एक क्वेश्चन का मैंने आंसर मांगा, if I asked a question, I am not asking a question, if I want a specific answer जिसमें फैक्ट है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ सिपॉय म्यूटनी कब हुई थी, तो क्या उसका डिफरेंट आंसर होगा? नहीं, उसका एक ही आंसर होगा, 1857, राइट. तो कहने का मतलब है, या आपके यूजीसी नेट में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके 4 ऑप्शन होते हैं, मगर उसका सही जवाब मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही होता है, ठीक है. तो सारी बातें जब एक जगह हम लाके केंद्रित करते हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग. तो बहुत सारे फैक्ट्स जब लाके हम एक बात पे जीरो डाउन करते हैं, सो दैट इज सेड टू बी एज convergent thinking, which leads us to the answer, and the thinking which stems from the question is known as divergent thinking. अब देखते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, मैंने रिसेंटली इसे एक सेशन में भी करवाया था, एंड दैट मेड मी रियलाइज कि इस कंसेप्ट को एक बार और कवर करना जरूरी है. तो क्वेश्चन था स्टेटमेंट 1, द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन इज नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग. तो मैंने आपको अभी टेंटेटिवली थोड़ा बहुत तो बताया है कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में. तो आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर. समस्याओं और प्रश्नों के लिए असामान्य फिर भी उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता को अभिसरण सोच के रूप में जाना जाता है. अब आप बताइए कि प्रीवियस अभी जो हमने स्लाइड पे देखा, ये कहाँ फिट बैठता है, कन्वर्जेंट में या डाइवर्जेंट में. स्टेटमेंट कह रहा है कि कन्वर्जेंट है. दूसरा स्टेटमेंट है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स दैट आर बेस्ड प्राइमरली ऑन नॉलेज एंड लॉजिक इज नोन एज डाइवर्जेंट थिंकिंग. यानी प्राथमिक रूप से ज्ञान और तर्क पर आधारित प्रतिक्रियाएं,
ठीक है। जब हम अलग अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने की क्षमता को आपसी सोच के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन लर्नर्स दिसंबर 2023 में पूछा गया है। तो आपने बताना है किसका क्या है सही जवाब, और इसका सही जवाब है डी। पहला स्टेटमेंट जो कन्वर्जेंट के बारे में बोल रहा है वो एक्चुअली डाइवर्जेंट के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये जो अनयूजुअल आंसर्स हैं, एक स्टेटमेंट के अलग अलग आंसर्स का जब स्कोप की बात करते हैं सब सही होंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि किस थीम पे किसी और फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना है तो सब अपनी अपनी जगह सही हैं, अनयूजुअल हो सकते हैं, बट दे आर नॉट कन्वर्जिंग टू वन आंसर। वेरिएंस जहां दिख रहा है वहां पे ये डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं। और दूसरा स्टेटमेंट लॉजिक, और हर कोई अपने नॉलेज और लॉजिक के बेसिस में अपना अपना रिस्पॉन्स देता है, और उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। आई होप ये थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया हो। अब हम कहाँ यूज करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग को, यहाँ यूज करते हैं, और डाइवर्जेंट को कहाँ यूज करते हैं। सो कन्वर्ज हम कहाँ करते हैं, जब हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होता है, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, और आपको एक प्री डिटरमाइंड रास्ते पे चलना होता है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के केस में हम यूज करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक साइंटिफिक अप्रोच। फाइनल डिसीजन मेकिंग, अगर आप सभी कहते हैं ना, सभी गवाहों को मध्य नजर रखते हुए किस नतीजे पर पहुंचते हैं, तो ये जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है, सभी बातों को इकट्ठा करके जो फाइनल रिजल्ट्स निकल के आता है, जो सुप्रीम कोर्ट किसी बात में अगर जजमेंट पास करता है, फाइनल डिसीजन मेकिंग है, तो वो किसका रिजल्ट है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का। किसी तरह का एनालिटिकल टास्क, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर हम करते हैं तो उसमें यूज होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि आप क्या करते हैं, सिंथेसिस मिला के आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज की बात करें, मतलब कोई काम आपको करना है, दैट मीन्स हर तरह से जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसे आप करने की कोशिश करेंगे। जब आपने सारे ऑप्शंस देख लिए और उसके बाद आप प्लान करेंगे दिस इज द राइट थिंग, तो ये राइट थिंग पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। और जब हम जज करते हैं, किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, यानी कि हम उसे क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को A+ ग्रेड आता है, तो A+ ग्रेड के पीछे क्या है, 90% से ज्यादा मार्क्स है, उसका अटेंडेंस है, उसका क्लास में अवेयरनेस है, उसका पार्टिसिपेशन है। इसके बाद हमने उस बच्चे को फाइनल इवैल्यूएट करके दिया A+, तो ये क्या हो गया, हमारा कन्वर्जेंट हो गया। वहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम क्या करते हैं, किसी एक प्रॉब्लम को अलग अलग पहलुओं से अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहां हम यूज करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर क्रिएटिव आइडिएशन, मतलब क्रिएटिव तरीके से अलग अलग आइडियाज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगेन डाइवर्जेंट थिंकिंग। टीम कोलैबोरेशन, क्योंकि क्या होगा, टीम अलग अलग तरह से आएगी, अपना अपना लॉजिक लेके आएगी, अपने अपने अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज लेके आएगी, तो वहां यूज होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। लर्निंग डेवलपमेंट में डाइवर्जेंट को ज्यादा अच्छा कहा जाता है, क्योंकि आप हर पॉसिबल थॉट्स को सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, राइट, आप बाहर की तरफ जाते हैं। तो लर्निंग में हमेशा हम डाइवर्जेंट को प्रेफर करते हैं। मगर क्वेश्चन आंसर्स में, लर्निंग होने के बाद इवैल्यूएशन में हम कन्वर्जेंट को प्रेफर करते हैं। कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जिसको पहले कभी सॉल्व नहीं किया गया हो, उसको हम एक से अधिक मेथड से ट्राई करके देखते हैं कि विच टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट बाद की बात है, मगर जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो वहां पे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इन जगह पे यूज होता है हमारा convergent and divergent thinking. So learners, another question which is based on June, which was asked in June 2022, और ये क्वेश्चन था, for use during teaching, from the list given below identify questions that are process type rather than content type। अब क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा, ये टर्म्स जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, ये कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मगर घुमा के पूछे जाते हैं, और इसमें कई बार इस तरह के टर्मिनोलॉजी का यूज होता है। तो यहां पूछा गया है कि इनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रोसेस को दर्शाता है, ठीक है, कंटेंट को नहीं, एक फिक्स्ड पॉइंट को नहीं, प्रोसेस को। तो प्रोसेस में क्या क्या आएगा, क्या डाइवर्जेंट क्वेश्चन आएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से हम किसको प्रोसेस में डाल सकते हैं, किसको कंटेंट में डाल सकते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, लोअर ऑर्डर क्वेश्चन, हायर ऑर्डर क्वेश्चन। तो इसमें सामग्री प्रकार और प्रक्रिया प्रकार में कैटेगराइज करना है।
और ये क्वेश्चन पूछा गया था 22 जून में। तो इसका लर्नर सही आंसर होगा ए, सी एंड ई। जैसे मैंने आपको कहा कि जो डाइवर्जेंट होते हैं, ये हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीके से प्रोसेस को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस टाइप में आ जाएगा डाइवर्जेंट क्वेश्चन। कंटेंट टाइप की बात करेंगे तो कंटेंट पूरी तरह से फैक्ट के ऊपर आधारित है। कंटेंट के बेसिस पे पढ़ते पढ़ते आपने अपना कंसेप्ट जो बनाया वो आपका वापस से प्रोसेस बन गया, क्योंकि आपका कंसेप्ट दूसरे के कंसेप्ट से वैरी करेगा, वेरिएंस आएगा। तो जहां वेरिएंस आएगा वहां डाइवर्जेंस आएगा। लोअर ऑर्डर क्वेश्चन आपका कंटेंट पे बेस्ड है। जैसे मैंने आपसे पूछा था सिपॉय म्यूटनी किस साल हुआ था, तो दैट इज अ लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। जो व्हाट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, व्हाट वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं। और जो हाउ वाले क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हुआ, वो हमारे हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं, और वहां हम डाइवर्जेंट थिंकिंग निकालते हैं। व्हाट इज योर नेम का कोई वेरिएशन नहीं होगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अ कंट्री में आप कोई क्रिएटिविटी नहीं डाल सकते हैं, जो फिक्स्ड आंसर है वो एज इट इज जाएगा, राइट। बट अगर हम ये कहते हैं कि हाउ डिड दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, या इज इट अ यूनियन टेरिटरी और इट इज अ स्टेट, और अभी तक का उसके साथ उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो जो चेंजेस आए हैं, अगर उससे हमको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो अब आप डाइवर्ज करेंगे, आप अलग अलग तरीकों से आंसर करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके हमेशा हायर ऑर्डर क्वेश्चंस में कैटेगराइज होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, सी, ई। आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा। बिफोर वी मूव अहेड, लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, जिसमें 100% लाइव क्लासेस हो रही हैं, पेपर 1 और ये सभी फैकल्टीज की पेपर 2 क्लासेस। सो अभी भी लेट नहीं हुआ है, क्लासेस अभी स्टार्ट ही हुई हैं। सो डू ज्वाइन योर क्लासेस एज पर योर स्केड्यूल। लर्नर्स, हमारे इन कोर्सेज में आपको मिलते हैं इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, कंप्लीट फाउंडेशन, नेट सेट जेआरएफ के लिए। साथ ही साथ आप इन रिकॉर्डेड सेशंस को बाद में देख सकते हैं रिविजन के लिए। यू आर बीन प्रोवाइडेड विद मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड हाई क्वालिटी नोट्स, एंड साथ ही साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है गाइडेंस सेशन। सो आपके लिए एक होमवर्क है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कौन सी थिंकिंग होगी, और ये है फिनिशिंग पॉइंट। तो आपने मान लीजिए कुछ सोचा वट और उसके बाद यहाँ पे आप आए, फिनिश किया। तो व्हाट डज ए स्टैंड फॉर, विच इज डाइवर्जेंट और विच इज कन्वर्जेंट, क्या दोनों डाइवर्जेंट है, दोनों कन्वर्जेंट है? तो आपको मुझे बताना है ए क्या है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, बी क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगर आप इसको डिकोड कर लिए, यानी आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कंसेप्ट आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सो आई लुक फॉरवर्ड, आप सभी कोई आंसर करेंगे मुझे इन द कमेंट्स, एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड द सेशन। Don't forget to like, share and subscribe, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.